जो उसके दूसरे हथियार हैं, जैसे क्लस्टर बम। क्लस्टर बम में ऐसा होता है जी कि एक नहीं, छोटे छोटे बहुत सारे बम होते हैं, हम्म। लेकिन इतना ही नहीं, उनमें ऐसे भी क्लस्टर बम्स हैं जो थोड़ी थोड़ी देर बाद फटते हैं। हम्म। यानी कि ऐसा साइकोलॉजिकल प्रेशर लोगों में आ जाता है कि एक 8 बजे फटा है तो हो सकता है कि दूसरा 8 बजे 5 मिनट पे फटे, और हम्म। तीसरा 8 बज के 10 मिनट पे, और कोई लोकेशन ए पे फटा है तो दूसरा लोकेशन बी पे। यानी कि क्लस्टर बम का जो फिजिकल नुकसान, जो डैमेज है, वो तो है ही है, उसका एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी है। लेकिन इसके बाद भी कितने भी क्लस्टर बम का इस्तेमाल कर लिया जाए, जब एयर सुपीरियरिटी इसराइल की है, हम्म। और फिर अब 3 प्लेन, 3 कार्गो शिप्स अमेरिका ने भेज दिए हैं इसराइल के पास। अब हम्म। मुझे यकीन है कि इसके अंदर बम भी होंगे और मिसाइल्स भी होंगी। तो अब ये आने के बाद में मैं नहीं समझता कि अब डोनाल्ड ट्रंप को 2 हफ्ते तक इंतजार करना पड़ेगा। हम्म। बेशक khomeini साहब ये कह रहे हो कि नहीं, ईरान कभी सरेंडर नहीं करता और हम शहीद हो जाएंगे लेकिन सरेंडर नहीं करेंगे। हम्म। क्या मालूम है कि khomeini साहब भी अगले 24 घंटे और तक सबसे जिंदा रहेंगे या बिल्कुल नहीं रहेंगे। जी। बिल्कुल त्यागी जी। सर, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप तो खुद अपनी बातों से अगले ही दिन पलट जाते हैं। वो आज कुछ कह रहे हैं, अगले दिन अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। आज वो 2 हफ्ते की बात कर रहे हैं, क्या पता 2 दिन के अंदर ही वो दखल करें इसमें, क्योंकि वो कुछ भी इस वक्त कर सकते हैं। वो देखा जा रहा है, दूसरी बार जब से सत्ता में आए हैं सिर्फ यही देखा जा रहा है। तो इसलिए वो 2 हफ्ते का जो समय ले रहे हैं उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। इसके साथ अगर बात करें मनोज सर, यहाँ पर ईरान और इसराइल में जिस तरीके से जंग देखी जा रही है, इनका खामियाजा हो रहा है लगातार, और ऐसे में तमाम जो कंट्रीज हैं वो अपनी अपनी साइड लेकर भी बैठी हुई हैं। लेकिन फिलहाल भारत के लिए भी इस बीच एक चिंता का विषय है, और चिंता का विषय इस वक्त जो है वो भारत का चाबहार पोर्ट है, जहां पर भारी निवेश किया हुआ है। महत्वपूर्ण है ये प्रोजेक्ट। अब फिलहाल इस पर भारत ने पैनी निगाहें बनाई हुई हैं और इसको लेकर चिंतित है, कहीं इन दोनों की लड़ाई में इसको बड़ा नुकसान ना हो जाए। देखिए पिंकी जी, एक चीज तो हम सबको समझना होगा कि कोई भी युद्ध जब होता है तो उसमें नुकसान होना तय है। हम्म। ये मतलब, और आज की इस जियो पॉलिटिक्स और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जिस तरीके से ग्लोबलाइजेशन और एक दूसरे के देशों की डिपेंडेंसी जैसे बढ़ा हुआ, और जैसे हर देश का एक दूसरे से इन्वेस्टमेंट है, तो जब इस तरीके एक क्राइसिस होगा, और अभी ईरान और युद्ध एक बिल्कुल ही भयानक मोड़ पे है। आप इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकती हैं कि आज जिस प्रकार से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का जो स्टेटमेंट आया है हम्म। कि हमें मतलब न्यूक्लियर के अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें उसे समाप्त करना है, तो ये हम्म। आप समझ सकती हैं। और जिस तरीके से ईरान के जो नेतृत्व करने वाले जो लोग हैं, जिस हम्म। तरीके से वहां पे लोगों में मोटिवेट किया जा रहा है कि हमें लड़ाई लड़नी है और आखिरी दम तक लड़नी है, हमें इसराइल के खिलाफ लड़ना है, उसे समाप्त करना है। तो ये मुझे लगता है कि आने वाले समय में और खतरा बढ़ते जाएगा, और इसमें पूरा एक तरीके से जो वर्ल्ड के जो भी जो खास करके नेबर कंट्रीज हैं और जिनका भी बिजनेस इंटरेस्ट है, वो सब प्रभावित होंगे। लेकिन एक चीज आप समझिए कि इतिहास हमेशा रिपीट करता है। आप 2003 की घटना को याद कीजिए, जब इराक पे अमेरिका ने अटैक किया था और सद्दाम हुसैन को बायोलॉजिकल वेपन के आधार पर जिस तरीके से उसे सजा दिया और उसे एक तरीके से फांसी पे लटकाया, तो आप समझ सकती हैं कि आज मुझे लगता है कि जिस तरीके से इसराइल अटैक कर रहा है ईरान पे और अमेरिका जैसे अब सपोर्ट करने निकल चुका है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में खोमनई के साथ शायद वैसी स्थिति देखने को हम सबको मिले। और जब इस तरीके की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो आप समझ सकते हैं कि वर्ल्ड में जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो या जो इकोनॉमिक स्टेक होल्डर्स हैं, उसमें नुकसान होना तय है। लेकिन आज ये बेसिकली एग्जिस्टेंस की लड़ाई है ईरान की और इसराइल की। और जिस तरीके से इसराइल, आप देख सकती हैं कि इसके पहले हिजबुल्लाह को कैसे काउंटर किया, हमास को काउंटर किया, हुती को किया, तो अब बारी ईरान की, क्योंकि इन सबको तैयार करने वाला ईरान ही था। और जिस तरीके से ईरान में जो फंडामेंटलिज्म को बढ़ावा दिया गया है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड के लिए खतरे का विषय, और इसको भांपते हुए ये खास करके इसराइल और अमेरिका इसमें इंटरवेन करेंगे। और इसको ये इस बार ये इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई सीज फायर होने वाली स्थिति है, क्योंकि आप देखिए ट्रंप जो कि जब से आए तब से हर जगह सीज फायर कराते चलते थे, लेकिन आज उनका स्टेटमेंट क्या आ रहा है कि हमें सीज फायर नहीं चाहिए, मुझे कंप्लीट विक्ट्री चाहिए। तो ये आप देख सकती हैं कि उनका इशारा किस तरीके से है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसमें चाइना का रोल, रसिया का रोल और भारत की जो भूमिका है, चूंकि भारत अभी भी दोनों पक्षों से शांति की अपील कर रहा है कि बातचीत से इन सब चीजों को समाधान करे, क्योंकि ईरान के साथ भी भारत के एक अच्छे संबंध है। और इसराइल नो डाउट जिस तरीके से भारत के हर समय चुनौती में खड़ा रहा है, तो भारत की एक ड्यूटी बन जाती है, क्योंकि
जब क्राइसिस होता है तभी आपको पता चलता है कि आपके साथ कौन देश खड़ा है और कौन नहीं खड़ा है। जी बिल्कुल पिंकी जी। बिल्कुल बिल्कुल मनोज सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और ऐसे में जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, ऐसे अगर आग एक जगह पर लगती है तो उसकी तपिश जो है, भले ये आग जो है ईरान इसराइल के बीच में लगी हुई है, लेकिन इसकी तपिश तमाम कंट्रीज को भी महसूस होगी और बहुत अच्छे ढंग से महसूस होगी, और जो अभी से महसूस हो भी रही है। लेकिन आप डोनाल्ड ट्रंप को लेकर जिस तरीके से कह रहे थे, वो सत्ता में आए इसी वादे के साथ कि मिडल ईस्ट में शांति मैं कायम कराऊंगा, भारत पाकिस्तान के लिए अपने आप को क्रेडिट देते रहे, उसमें भी विफल वो रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर जिस तरीके से रसिया को लेकर वो बात कर रहे थे कि इन दोनों के बीच में मैं युद्ध खत्म करवाऊंगा, वहां पर वो विफल रहे। अब यहाँ पर आखिरकार उनका पूरा एजेंडा ही जो है वो बदल चुका है, कहीं पर भी अभी कामयाब हुए नहीं है कि मैं शांति का पैगाम लेकर आया हूं। वो कोशिश कर रहे थे लेकिन अब वो भी छोड़ दी है। अब तो वो कह रहे हैं कि कंप्लीट विक्ट्री। फिलहाल एक बड़ी जानकारी जो है वो सामने आ रही है, ईरान ने इसराइल पर तेज कर दिए हैं अब हमले। दक्षिणी इसराइल में ईरान ने मिसाइलें दागी हैं। ईरान के हमले में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। इसराइल में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पास में ईरानी मिसाइल गिरी है। ईरान के हमले में बरशेवा में 6 लोग घायल हो गए हैं। अब ये तस्वीरें देखिए, वाकई में ये तस्वीरें, ये बड़ी मशक्कत के साथ इमारतें खड़ी की जाती हैं और यहाँ पर जिस तरीके से लोगों की जिंदगियां पूरी तरीके से निर्भर हैं, वो धुआं धुआं होती नजर आ रही हैं। ये केवल सिर्फ इमारतें नहीं है या फिर सामान नहीं है जो धुआं धुआं हो रहा है, लोगों की जिंदगियां यहाँ धुआं में तब्दील हो रही हैं। और वाकई में बड़े अफसोस की बात है जिस तरीके से युद्ध दोनों कंट्रीज के बीच में चल रहा है। ये केवल 2 देशों का युद्ध नहीं, बल्कि ये आम जन जो है वो यहाँ पर अपनी जान गंवा रहे हैं और उनकी जान गंवाने पर ही ये युद्ध जो है वो आगे लगातार बढ़ रहा है। त्यागी सर, तस्वीरें लगातार बर्बादी की सामने आ रही हैं। केवल इमारतें नहीं हैं, लोगों की जिंदगियां हैं, लोगों के सपने हैं, लोगों की कड़ी मेहनत है जो धुआं हो रही है इस वक्त। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। ईरान ने अब तो हाइपरसोनिक मिसाइल का भी इस्तेमाल शुरू कर दिया है। अब ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, अनफॉर्चुनेटली दुनिया में अभी ऐसा कोई रडार नहीं बना है जो इससे पूरी तरह से डिटेक्ट कर सके, फॉलो कर सके या न्यूट्रलाइज कर सके। कारण ये है कि ये इतनी रफ्तार पे, ध्वनि की रफ्तार से 5 गुना को तो छोड़िए, ये तो 10 गुना तेज वाली हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसने उसने दागी है ईरान ने। और इसके आगे जो हवा है वो आयोनाइज हो जाती है, एक प्लाज्मा बन जाता है। अब आपके पास कोई भी रडार हो, उस रडार की जो किरणें आती हैं रिफ्लेक्ट होके ये बताने के लिए कि मिसाइल कहाँ पे है या एयरक्राफ्ट कहाँ पे है, वो बजाय रिफ्लेक्ट होने के उसमें एब्जॉर्ब हो जाती हैं। यानी कि आप उसको ट्रेस ही नहीं कर सकते। और उसका जो डैमेज है वो डैमेज बैलिस्टिक मिसाइल से भी ज्यादा है। जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो भी टर्मिनल स्टेज में हाइपरसोनिक स्पीड डेवलप कर लेती है। तो ये नुकसान भयंकर हो रहा है इजराइल के अंदर। लेकिन अब इसमें एक थोड़ा सा एंगल इस तरफ से देखिए कि हम इसमें ये कहने लगे कि इससे वर्ल्ड वॉर हो जाएगा अगर अमेरिका बीच में आया। मैं ये कहता हूँ, जब सीरिया में बशर अल असद का तख्ता पलट हुआ था, तब चाइना और रशिया दोनों उसी तरह से मूक दर्शक बने रहे जैसे ब्रिटेन और फ्रांस मूक दर्शक बने रहे थे जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर ने पोलैंड को इन्वेड किया था। तो अब ये क्या उम्मीद करें कि वो करेंगे, क्योंकि कारण 2 है। रशिया ने तो पहले ये कह दिया कि मेरे से ईरान ने मदद नहीं मांगी। दूसरे, उसने एक बयान दे दिया कि अगर अमेरिका इंटरवीन करेगा तो रशिया ने कहा कि फिर ये एटॉमिक वार में या एटॉमिक सिनेरियो में कन्वर्ट हो सकता है। यानी कि एक किस्म से छुपी हुई धमकी कि फिर इसमें हमारे पास भी एटम बम है, इजराइल के अगेंस्ट इस्तेमाल की जा सकते हैं, जो होगा नहीं। ऐसे ही चाइना ने, अब जो ईरान है, ईरान का करीब करीब पूरा तेल चाइना को जाता है। कहाँ से? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। ईरान क्या कह रहा है, मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दूंगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चाइना कैसे बंद करने देगा? ना वहां पे माइन लगाने देगा, ना बंद करने देगा, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी जो ऑलरेडी डोल्ड्रम में है वो खत्म हो जाएगी। और ये चाइना ही था जिसने ईरान और सऊदी अरेबिया में एक किस्म का पैचअप करवाया था। तो मुझे नहीं लगता कि चाइना का इसमें कुछ रोल मेन हो पाएगा, रशिया का कोई मेन रोल हो पाएगा। अब बची ये अमेरिका की बात। अमेरिका भी इसमें मेन रोल या डायरेक्ट आने से बचेगा। मुझे लगता है कि अगले 1 हफ्ते के अंदर ईरान को इतना डैमेज कर दिया गया होगा। इजराइल का डैमेज तो हो ही रहा है,
मगर ईरान को भी ठीक है। इतना डैमेज कर दिया होगा कि वो या तो या तो कंप्रोमाइज करेगा या ठीक है। खोमेनी का जो तख्ता पलट है वो हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, या तो तख्ता पलट होगा या फिर कॉम्प्रोमाइज यहाँ पर किया जाएगा और अंत तो इसी के साथ होगा। फिलहाल आप दोनों का ही, त्यागी सर और मनोज सर, आप दोनों का ही बहुत